दरअसल जो समाज का निचला तबका है उसको आगे ले जाना राज्य का कर्तव्य है। अब जो अंतिम है कि समानता का अर्थ सिर्फ आर्थिक समानता तक सीमित न होकर असमान स्वतंत्रता के भी जुड़ना चाहिए। देखिए, असमान स्वतंत्रता का मतलब, जहां तक मैं समझ पाया, हमारा मानना है कि जो अधिकारों की जो असमानता है उसको लेकर है। क्योंकि अधिकार हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि अधिकारों की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए व्यक्ति के पास। और जो असीमित स्वतंत्रता है वह भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को वह किसी के साथ रहे या न रहे, कौन सा कार्य करे, वह किससे संबंध रखे, इसकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी को बाध्य आप नहीं कर सकते कि भाई आप उससे संबंध रखें। तो मेरा मानना है कि जो असीमित स्वतंत्रता है यह मिलनी चाहिए। तो ये थे आज के 5 बिंदु जिनको मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। देखिए, हमारा जो संविधान है, इस संविधान के त्रयम्बुल को देखा जाए तो जो प्रथम पृष्ठ है वहीं पर जो है समानता शब्द आता है, समता शब्द आया है, अवसर की समानता की बात की गई है। लेकिन जब हम संवैधानिक व्यवस्था में समानता की बात करते हैं तो वहां पर संवैधानिक समानता या कानूनी समानता की ही बात होनी चाहिए, न कि समानता का अर्थ सामाजिक समानता से होना चाहिए। एक लाइन में अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत असमानता जो है वह प्राकृतिक है और प्राकृतिक रूप से सबके अधिकार समान है। अर्थात दो व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव क्षमता के अनुसार अलग अलग होते ही हैं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि एक ही पद पर बैठे हुए दो लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप हैं या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, हम लोग संसार में यूनिक हैं। एक सिंगल आइडेंटिटी है, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते हैं, किसी की आई रेटिना मैच नहीं कर सकते हैं, किसी का शरीर मैच नहीं कर सकते हैं। सब कुछ तो भिन्न है और ये प्राकृतिक है, जन्म से ही भिन्नता प्राप्त हो जाती है।
कुछ बच्चों में देखते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता क्षमता बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ जो है वो देर से ग्रहण करते हैं। कुछ जन्म से ही शरीर से ठीक ठाक होते हैं, कुछ जन्म जन्म से ही शरीर से अक्षम भी पैदा होते हैं। तो वास्तव में अगर हम असमानता को देखें तो प्रकृति ने किसी को समान बनाया नहीं है। अब आप उस असमानता का कारण आप पूर्व जन्म से मानिए, जन्म पूर्व से मानिए, कर्मों से मानिए, कैसे भी मानिए, लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ाने का अधिकार तो प्रकृति ने सबको दिया है। एक व्यक्ति 40 किलो का वजन उठा लेता है और एक व्यक्ति 10 किलो का ही वजन उठा पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो 10 किलो का वजन उठा पा रहा है उसको प्रकृति ने यह अधिकार नहीं दिया है कि वह अपनी क्षमता को न बढ़ा पाए। लेकिन वो अपनी क्षमता को न बढ़ाने की जगह पर अगर 40 किलो वजन उठाने वाले को कोसने लग जाए कि तुम इतना वजन कैसे उठा ले रहे हो और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ उसको स्वयं की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, दूसरे को कोसने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अवसर की समानता मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हम लोग एक रेस की ही बात करें, दो धावक दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति ने सालों से अभ्यास किया है तो जाहिर सी बात है वो तेज दौड़ेगा ही, और एक व्यक्ति जो अभ्यास जिसने नहीं किया है वो धीरे ही दौड़ेगा उसकी तुलना में। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि चूंकि मैं धीरे दौड़ता हूं इसलिए तेज दौड़ने वाले के पैर बांध दिए जाए, तो ये समानता का कोई प्रयास नहीं है। उसने उतनी मेहनत की है तो दूसरे वाले व्यक्ति को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी क्षमता को बढ़ाए, न कि दूसरे की क्षमता को प्रतिबंधित करे। तो समानता के प्रयत्न में कहीं हम लोग जो है प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रहे हैं। अगर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा बाधित होगी तो मुझे लगता है वह भी ठीक नहीं है। लेकिन इन सबके मूल कारणों में देखा जाए तो मूल कारणों में कहीं ना कहीं समाज की स्थितियां दिखाई देती है, जहां लोगों के साथ जो है सामाजिक स्तर पर भी जो है अन्याय हुआ या सामाजिक स्तर पर जो है भेदभाव हुआ। लेकिन इसके आधार पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतिहास के आधार पर हम लोग भविष्य में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दें। अर्थात जो लोग समानता के नाम पर संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं वो उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं जिन सिद्धांतों पर कार्ल मार्क्स और साम्यवादी व्यवस्था चलती है, जो दुनिया में सबको समान बनाने का प्रयास करती है, जो कहती है पूंजीवादी सारे शोषक हैं और श्रमजीवियों का शोषण करते हैं, इसीलिए उनके विरुद्ध एक संघर्ष करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों पहले की ही जो घटना है, जो कार्ल मार्क्स की समाधि पे एक डॉल को रखा गया, एक गुड़िया थी और वो गुड़िया का मुंह काफी बड़ा दिखाया गया। तो ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि दुनिया भर में पूंजीवाद ने साम्यवाद को निगल लिया। उसको लेकर के बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए। आखिर प्रश्न ये उठता है कि क्या दुनिया में दो ही व्यवस्थाएं रह गई हैं? क्या पूंजीवाद और साम्यवाद ही रह गया है कि एक व्यक्ति का शोषण करे और दूसरा व्यक्ति को गुलाम बनाने का प्रयास करे? क्या ऐसी कोई तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती है जहां पर जो है समानता जो है अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके? तो मुझे लगता है यहीं से हम समाजवाद को देखते हैं। समाजवाद का वास्तविक अगर अर्थ देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में साम्यवाद से भिन्न हो जाता है। साम्यवादी व्यवस्था का अर्थ ही है पावर, इकोनॉमी और राइट्स, इन तीनों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अर्थात अधिकार, संपत्ति और अधिकार, संपत्ति और अर्थ, यह तीनों विकेंद्रित होते हैं। अर्थात असमानता घटती है, इनके बीच में दूरी इतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। पूरी दुनिया में बुद्धिजीवियों के विरुद्ध, पूंजीपतियों के विरुद्ध जो व्यवस्था लगातार आर्थिक आर्थिक असमानता की बात करती है, वही व्यवस्था कभी ये क्यों नहीं कहती है कि दुनिया भर में फैली हुई राजनीतिक असमानता को भी कम किया जाए? वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि राज्य और समाज के मध्य जो दूरी बढ़ रही है उस दूरी को भी कम किया जाए? क्योंकि वास्तव में देखिए उनका भी लक्ष्य समानता पैदा तो करना नहीं है। समानता पैदा करना अगर लक्ष्य होता वास्तव में, तो वो लोग साम्यवाद की तरफ नहीं बढ़ते, वर्ग संघर्ष की नहीं तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन उन्होंने समानता को एक अवसर की तरह पाया। उन्होंने समाज में आई हुई समस्याओं का लाभ उठाने का प्रयास किया।
उसे एक अवसर के रूप में देखा कि ये हमारे राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है। और राजनीतिक सत्ता किस माध्यम से आएगी, तो उसका एक मात्र तरीका दिखाई देता है कि सबको समान करने का प्रयास करो। अर्थात स्थिति ऐसी है कि दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर जो है वो रोटी का टुकड़ा बांटने की कोशिश कर रहा है और कभी बराबर होने नहीं देता है। अर्थात जो समस्या सुलझ सकती है उस समस्या को जानबूझ करके बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसी समस्या के कारण तो वो शक्तिशाली है। तो वो समस्या खत्म कैसे होने देंगे। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर जो हमारी जो वोट बैंक के आधार पर जो बनी हुई प्रणाली है, मैं राजतंत्र और लोकतंत्र को देखता हूं तो भले ही मुझे हजारों अच्छाइयां दिखाई देती हैं लोकतंत्र में, लेकिन मुझे एक खराबी भी दिखाई देती है कि जब बहुमत का शासन आता है, वोट बैंक की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, तो वहां पर बहुमत के शासन के निरंकुश होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। बहुमत का शासन जब निरंकुश होता है तो वहां पर जो है सामाजिक रूप से असमानता पैदा होती है, आर्थिक रूप से असमानता पैदा होती है, और इसी का लाभ उठा करके जो है एक ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है जो राजनीतिक असमानता को और बढ़ा देती है। तो हम समस्याओं का समाधान करने की जगह समस्याओं से लाभ लेने का प्रयास करें, ये कोई उचित व्यवस्था तो नहीं दिखाई देती है। यद्यपि मैं ये कहता हूं कि चाहे जो राजनीतिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, किसी भी प्रकार की असमानता घातक होती ही है। और एक असमानता अगर पैदा होगी तो वह असंतोष का कारण बनेगी, और जब असंतोष होगा तो वर्ग संघर्ष होगा, और वर्ग संघर्ष होगा तो वर्ग संघर्ष का लाभ लेने वाली व्यवस्था भी बनेगी। इसीलिए हम लोगों को ऐसे कारण भी नहीं देने चाहिए कि उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। अभी हम लोगों ने इटावा की जो घटना देखी, उसका लाभ किसको मिला। घटना तो दो व्यक्तियों के बीच में हो गई, दो समुदायों के बीच में हो गई, लेकिन वहां पर समानता के नाम पर एक घटना को राजनीतिक महत्व दिया गया। लेकिन हम लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर अवसर दे कौन रहा है। अगर हम इस प्रकार के जो है असमानता का व्यवहार करेंगे तो अवसर तो प्राप्त होगा। मैं इतना अवश्य कहता हूं कि पहले की तुलना में असमानता जो है सामाजिक स्तर पर बहुत कम हुई है। फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब सामाजिक स्तर पर कम हो रही है तो राजनीतिक स्तर पर बढ़ क्यों रही है। तो बढ़ने का कारण यही है कि उनको तो सिर्फ घटना चाहिए, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं में कितनी कमी आई है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि एक घटना भी अगर मिल जाती है तो वहां पर हमारा वोट बैंक बन जाता है। यानी कि सत्ता के गलियारों को पहुंचने का जो रास्ता है वह समाज को बांट करके, असमानता को बनाए रख करके ही तय होता है। इसीलिए अगर कहीं समानता बनने का प्रयास भी हो रहा हो समाज में, या समाज अपनी कुरीतियों को दूर भी कर रहा हो, सुधार भी करने का प्रयास कर रहा हो, तो वहां पर जो है राजनीति जो है उसको विफल करने का प्रयास करेगी। और ये जो साम्यवादी जो व्यवस्था है जिसको वर्तमान में उन लोगों ने समाजवाद कह दिया है, उसका मूल मंत्र ही जो है वर्ग संघर्ष है। मैं भी एक दो दिन पहले सुन भी रहा था जब कार्ल मार्क्स की बात हो रही थी कि पूंजीवाद के विरुद्ध पूरी की पूरी एक व्यवस्था खड़ी की, लेकिन उस जो व्यवस्था थी, क्या वो व्यवस्था इतनी आदर्श है कि वह वर्ग संघर्ष को समाप्त कर सके। तो मुझे लगता है वास्तव में हम लोगों को जो जो वास्तविक जो परिभाषा है समाजवाद की, जो हम लोग कहते हैं अर्थ अधिकार और शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात आर्थिक असमानता भी कम हो, सामाजिक असमानता भी कम हो, राजनीतिक असमानता भी कम हो, अगर इसकी तरफ बढ़ना है और तानाशाही से बचना है, जैसा कि आज हमारी चर्चा के शुरू में ही मुनि जी ने कहा कि हम लोगों को ऐसा विकल्प खोजने की आवश्यकता है जहां हम तानाशाही से भी बचे रहें और व्यक्ति स्वच्छंदता की तरफ भी ना बढ़ जाए। तो दोनों में संतुलन कैसा कैसे बने, तो वो संतुलन इसी तरह से बन सकता है कि समाजवाद की व्यवस्था है, अर्थात समाज सर्वोच्च हो, तो ये तीनों तीनों प्रकार की जो असमानताएं हैं वो कम हो जाती है। और जैसे ही राजनीति और समाज के बीच में असमानता कम होगी, तो मुझे लगता है तानाशाही का जो अवसर है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि समाजवाद में समाज सर्वोच्च हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में या साम्यवादी व्यवस्था में वहां ये संभावना निरंतर बनी रहेगी कि समाज को कभी भी गुलाम बनाया जा सकता है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। समानता की वर्तमान प्रचलित परिभाषा गलत। असमानता
प्राकृतिक होने से सम्मान बनाने के प्रश्न पूरी तरह गलत है। हम भारतीय जो है साम्यवाद या कार्ल मार्क्स की बात करने का हम लोगों का कोई औचित्य है नहीं। हमारा जो दर्शन है वो सभी वाद का बीच सामंजस्य बना के बहुत ही प्रचलित दर्शन है, जिसमें कहीं भी किसी भी एक तरफ एक मार्गी नहीं। हम जब समानता की बात करते हैं तो हम सबके धनी होने की बात नहीं करते हैं, हम सबके सुखी होने का बात करते हैं, हम सबके निरोगी होने की बात करते हैं और सबको समान सम्मान प्राप्त होने की बात करते हैं, उसके विचारों की पूरी प्रामाणिकता को मानते हैं, वह चाहे वेदों के ही विरुद्ध क्यों ना हो, फिर भी वेद उसे पूरा सम्मान देता है। यह हमारा दर्शन है। हम राम को मानने वाले लोग जिस विभीषण को राम गले लगा लेते हैं और उसे अपना भाई सा कह देते हैं, हम राम को तो मानते हैं लेकिन विभीषण को नहीं मानते। हम राम की भी अवज्ञा कर लेते हैं, फिर भी हम राम के प्रिय होते हैं। ये जो दर्शन है, ये दुनिया के किसी भी दर्शन में इसकी तुलना करना या उससे समानता करना कोई औचित्य है नहीं। ये सबसे बड़ा दर्शन है और हर जनमानस के बीच यह प्रचलित दर्शन है। इसे कहीं सिखाने और पढ़ाने की जरूरत नहीं। हम सभी लोग चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, सबके अंतर्मन में ऐसी भावना रहती है कि सबका कल्याण हो। यह हमारी समानता है। अब इसमें एक कोटेशन जो है जो ये कहता है कि सामाजिक असमानता दूर करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं। यह जो है अहम को बो देता है। अहम की बो इस प्रकार इसमें आती है कि जो मजबूत, जिसका तात्पर्य है कि धनिक लोग, उनका काम ही है कि किसी को कमजोर करना। जो धन कमाते हैं, जो धनार्जन में लगे होते हैं, वो कहीं से धन प्राप्त करते, किसी के पास से धन उनके पास आता है, उनको कहीं से भी मजबूत नहीं कहा जा सकता। मजबूत हमारे दर्शन में उसे कहा गया है जो धन का त्याग कर सके, जो राष्ट्र का त्याग कर सके, जो राज्य का त्याग कर सके, जो न्याय के साथ रहे। ऐसे लोगों को हम लोग मजबूत कहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि वे अगर गुणहीन भी हों, उनके अंदर कोई अवगुण भी हो, वो मद्यपान करते हो, धूम्रपान करते हैं, तब भी वो पूजनीय है, क्योंकि वो न्याय की बात करते हैं। वो सत्ता के सामने हमारे न्याय के लिए लड़ जाते हैं। वह अपने घर मकान साजो सामान की चिंता नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पूजनीय है। बाकी कोई मजबूत व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति किसी गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं सकता शोषण के अलावा। अगर उसको मौका मिलेगा तो वह उसका शोषण करेगा। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। सभी विद्वद्गण साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा चल रही है वो समानता, असमानता और इसमें
जो है सो आर्थिक रूप से समानता समानता है, सामाजिक रूप से समानता समानता है, राजनीतिक रूप से समानता समानता है। तो इन सब विषयों पर हमारे साथी जो हैं अपने विचार को रख रहे हैं। तो जहां तक हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो सरकार जो है या तंत्र या राज्य जो है समानता की बात करती है, तो जब हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो प्राकृतिक रूप से भी किसी भी दो व्यक्तियों को हम समान रूप से नहीं देख पाते हैं। आज अगर 750-800 करोड़ की आबादी है तो कहीं न कहीं रूप है, रंग है, गुण है, स्वभाव है, इन सभी में जो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो है बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक शक्ति है, इसमें डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो जब प्राकृतिक रूप से ही ईश्वर ने आसमान बनाया है तो उसको तंत्र या समाज कोई भी जो है पावर के बल पर या नियम कानून के बल पर किसी को समान या समानता नहीं बना सकता है। अब जहां तक है कि समानता की बात आती है तो राज्य के रूप से जो समानता की बात आती है तो हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें समानता में भ्रम पैदा करता है। एक तो है कि आपको समान नागरिक संहिता है और एक है समान आचार संहिता है। अब ये दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन तंत्र या सरकारें जो हैं इसमें एक में जो है हौच पौच कर देती है। अब जो समान नागरिक संहिता है तो इसमें ये चीज है कि किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, तो उनके लिए सरकार एक समान नागरिक संहिता बनाती है जिसमें कि शादी ब्याह का किस प्रकार से उसमें व्यवस्था हो, बच्चों का जो है जो संपत्ति है उसमें किस प्रकार का व्यवस्था हो, नागरिकों को अगर किसी प्रकार से सरकारी सुविधा है वो उनको समान रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो वसीयत है यह भाई भाई का है, पिता पुत्र का है, बहुत सा जो संपत्ति के मामले में जो विवाद उठता है, शादी ब्याह के बाद जो है अलग अलग धर्मों का अलग अलग जो है उसका केस बनता है। तो ये सब कुछ जो है कॉमन चीज जो है उसके लिए तंत्र के द्वारा अगर समान नागरिक संहिता बन जाता है
तो उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। और जितने भी हम देखते हैं कि आज कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, वो समस्या वो सब यहीं समाप्त हो जाता है। और जो समान आचार संहिता है, उसमें जो है किसी का खान पान है, कोई कुछ भी खाना चाहता है, कोई मकई का खाना खाता है, कोई दूध पीना चाहता है, भाई अपना हिसाब से सब कोई खाए पिए। कोई जो उनका पहनन ओढ़न है, जो भी है वो उनका पोशाक है, उसको धारण कर सकते हैं। जिसकी जो पूजा पद्धति है अपना वो कर सकते हैं। उनका जो भी धार्मिक रूप से होता है वो कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई फर्क नहीं है। तो ये जो होता है ये आचार संहिता होता है। लेकिन यहाँ पर भ्रम फैलाया जाता है कि भाई वो ऐसा हो, समान आचार समान संहिता लग जाएगा तो मुस्लिम को दाढ़ी मोछ मुड़वाना पड़ेगा, तो हिंदू को खतना करवाना, कई प्रकार के जो है डाल करके और जिनको अज्ञानता है उनको बरगलाकर और समाज में जो है अव्यवस्था फैलाने का कोशिश किया जाता है। अब दूसरी जो है कि हम देखते हैं कि एक चीज है कि जो बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं और शारीरिक क्षमता वाले होते हैं। तो बौद्धिक क्षमता वाले अपनी जो है शैक्षणिक ताकत पर, तकनीकी ताकत पर आगे बढ़ जाते हैं, धन संचय कर लेते हैं। तो ये अमीरी और गरीबी का कुछ बहुत बड़ा फर्क जो है सामने देखने को मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि टैक्स के माध्यम से सरकार जो है अप्रत्यक्ष रूप से काफी टैक्स जो है लेती है और उनको उतना सुविधा नहीं मिल पाता है। और बहुत से जो प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, तो बौद्धिक वर्ग के जो लोग रहते हैं उसका भी वो उसका लाभ उठाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में भी कुछ न कुछ जो है सबका हिस्सेदारी होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रदत्त संपत्ति होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, एक ऐसा सीमा रेखा बनना चाहिए कि उससे ऊपर जो भी उद्योगपति या अमीर व्यक्ति हैं वो आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करके और व्यापार उद्योग को बढ़ावें और विश्व स्तरीय व्यापार से प्रतिस्पर्धा करके और व्यापार को आगे ले जाएं, जिससे कि हमारा राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ेगा, उसका आय भी बढ़ेगा और उससे काफी मात्रा में सरकार को टैक्स भी मिलेगा, जिसका कि लाभ जो है वो निम्न वर्ग को, जो एक सीमा रेखा से नीचे हैं, उनको मिले। और उनको इतना मिलना चाहिए कि एक तो रोटी, कपड़ा और मकान ये तो आवश्यक चीज है, ये मिलना ही चाहिए। और दूसरी चीज है कि आधुनिक युग को देखते हुए जब राष्ट्र पूरा संपन्न है, आमदनी हो रहा है, तो उच्च वर्ग से कुछ टैक्स लगाकर निम्न वर्गों को सुविधा प्रदान होना चाहिए। सड़क का सुविधा है ताकि वो शहर तक आ सके, बिजली का सुविधा है, जो भी उनकी आवश्यक
खान पान रहन सहन में जो आवश्यकता है सुविधा, जैसे उनको इतनी आमदनी हो कि कम से कम वो मोटरसाइकिल भी मेंटेनेंस कर सके, कि भाई शहर में चले जाए, अस्पताल में चले जाए, देहातों में भी अस्पताल शिक्षा का संसाधन हो जो कि अच्छा उपचार हो सके। तो इस प्रकार से बहुत सी जो सुविधाएं हैं, अब जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं कि जनरल कंपार्टमेंट एक ठे आगे पीछे लगा देता है और भीड़ से जो है सब जनरल बोगी में सफर करने वाले को बहुत दिक्कत होता है, जबकि सरकार को बैठने का व्यवस्था तो देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए उसमें नहीं है तो आप एक दो और आप जनरल बोगी दीजिए ताकि उनको सुविधा मिले, सुविधा से सफर कर सके। भाई जो अमीर है मान लीजिए एसी डीसी बीसी में कर सकते हैं, लेकिन इनको इतना तो सुविधा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सीमा रेखा से जो नीचे हैं वो भी गर्व से कह सके कि हाँ भाई हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको ज्यादा भौतिक सुख सुविधा नहीं है, विलासता की सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमें जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है और सुविधाएं हमको मिल रही हैं। तो ये व्यवस्था बननी चाहिए ताकि जो है अव्यवस्था न फैले या जो गरीब इनके मन में भ्रम पैदा करके और जो संकट पैदा करना चाहते हैं तो वो पैदा न हो। बाकी जो तंत्र के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से जो भी समानता का या साम्य का करने का प्रयास किए हैं, आज हम देखते हैं कि चाहे साम्यवादी रशिया हो या साम्यवादी चाइना हो या उत्तर कोरिया हो, सारे के सारे जो हैं साम्य बनाने के, सबका संपत्ति समान होगा उसी सिद्धांत पर है और वहां पर पूरा तानाशाही है और पूरे जो है गरीबों का शोषण करके, और वो विश्व में दिखता है कि हाँ इनका जो है किसे दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है, और केवल जो है युद्ध का नीति और पूरा जो है अव्यवस्था फैला हुआ है। हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि समाजवाद के नाम पर हम देखे कि जब तक मुलायम सिंह का सत्ता रहा या समाजवाद के निकला हुआ राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता रहा, सारे जो है सो आतंकवाद, नक्सलवाद और पूरा जो है तानाशाह का व्यवस्था अपना बना के रखे हुए हैं। तो नाम का जो है सिद्धांत के रूप में हम समाजवाद या साम्यवाद दिखता है, लेकिन व्यवहार के रूप में पूरा वह तानाशाही से भी बदतर का स्थिति बना देते हैं। तो इन प्रकार की व्यवस्थाओं से जो हमारा, जैसा कि आदरणीय पवन जी ने बताया कि हमारा जो दर्शन है पुराना से आया हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और दुर्भाग्य से भी कोई किसी का अहित न चाहे, सर्वधर्म समभाव। ये हमारी जो दर्शन है, ये दर्शन विश्व के सभी दर्शनों से बेहतर है और इस दर्शन के हिसाब से ही अनेकता में एकता और एकता में अनेकता को लेकर हमारा चल रहा है। और हम आगे भी पहले भी देखे कि जो स्वराज का आना था, वो जो हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस और साम्यवाद और मुस्लिम मिलाकर के जो है यहाँ पर भी तानाशाही का प्रवृत्ति जो है सो अपना करके किए हैं। अब हम लोग लोक स्वराज के माध्यम से एक आदर्श व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च और खोज हो रहा है। तो ये सारी
समानता की जो बातें हैं ये चल रहा है, और साथी हमारे जो हैं और इस बात को स्पष्ट करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई ज्ञानेंद्र जी। और कई अभी तो कई लोग बचे हुए हैं सब। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए तब। हमको बहुत शॉर्ट में ही रखेंगे आज एकदम। जी। एक तो ये है कि हमारे अधिकार क्या हैं, जिसको हम अपना अधिकार कहते हैं। वे अधिकार हमारे कैसे पूरे होंगे। जैसे मैंने एक कहानी सुनी है आर्य समाज में कि आर्य समाज में कुछ जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से विषामृत निकला, या जो भी हुआ चलिए, या कोई निशंभु कुछ कुछ ऐसा था, देवता और राक्षस ऐसे कुछ था। तो जब राक्षसों को भोजन दिया गया, उनको परोस दिया गया पत्तल में, तो खा ही नहीं पाए क्योंकि हाथ जो था बंधा हुआ था। तो हाथ जब मुड़ नहीं सकता था तो खा नहीं सकते थे वो, और वो भूखे रह गए एक तरह से। थोड़ा मोड़ा पेट में गया और बाकी रह गया। और देवताओं को भी दिया गया, तो देवताओं ने खाने में, चूंकि हाथ तो बंधा हुआ था, तो सामने वाले ने सामने वाले को खिला दिया। यही है अधिकार और कर्तव्य के बीच में। जब हम कोई कर्तव्य करेंगे तब सामने वाले के अधिकार पूरे होंगे। लेकिन एक बात ये सोचिए कि अगर कोई कर्तव्य करेगा ही नहीं तब कैसे आपके अधिकार पूरे होंगे। हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है। यहां आकर के एक समस्या पैदा हो जाती है कि आपने लोगों को अधिकार तो बांट दिए, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। कर्तव्य कौन करेगा फिर? और जिसको आपने अधिकार दिया है उसका कोई कर्तव्य है कि नहीं? या तो एक तरीका ये होगा कि भाई मैं अपने कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, तुम भूखे हो, हम तुमको खाना खिला दिए। भूखा हम किसी को नहीं मरने देंगे मुफ्त में। तुम क्या करोगे? तुम रोज आके बैठ जाओगे खाली खाना खाने के लिए। इस तरह अधिकार और कर्तव्य का यह जो विभाजन है, इस पर तो गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। यह आपका कमजोरों का क्या अधिकार है,
या अधिकार कौन तय करेगा और देगा कौन? ये इस प्रश्न पर सोचने की जरूरत है। इसलिए आज के कोटेशन में जो आया है कि कमजोरों का अधिकार नहीं हो सकता है, हम मजबूतों को, जिनके पास संपत्ति है, पैसा है, या जो भी जिस तरीके से भी वो सक्षम है, उनको हम सलाह दे सकते हैं कि भाई इन लोगों के लिए तुमको कुछ करना चाहिए। हम सलाह मात्र दे सकते हैं, लेकिन हम इनको, जिनको जो कमजोर हैं, उनको हम घोषित कर दें कि ये जो इसके पास ज्यादा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, तो फिर क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। फिर परिणाम क्या निकलेगा? तो दिक्कत हमारे सामने ये आई कि गांधी ने हमेशा यह कहा है, मजदूर महाजन जैसे कहा, मजदूर महाजन दोनों एक साथ बैठकर इस विषय पर सोचे किसके पास देने की सामर्थ्य है और किसको जरूरत है। और नहीं तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है? आपने साम्यवाद और गांधी विचार, इन दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है कि साम्यवाद कमजोरों को अधिकार बताता है, ये तुम्हारा अधिकार है। तो तुम्हारा जब ये अधिकार है, ये इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो कहेंगे फिर राज्य करे। अब राज्य तुम्हारे अधिकार की पूर्ति करेगा तो राज्य के पास कहां से आएगा? तो राज्य फिर छीना झपटी करेगा। आपने महिलाओं को अधिकार दे दिया कि महिलाओं को यह अधिकार है, महिलाओं का वह अधिकार कौन पूरा करेगा? करेगा तो पुरुष। पुरुषों को तो आपने कर्तव्य नहीं बताया। आपने महिला आयोग बना दिया, श्रमिक आयोग बना दिया। मेरा ये सुझाव रहा है कि आप जो भी आयोग बनाइए, महिला आयोग का अध्यक्ष या महिला आयोग में एक भी महिला नहीं होगी, महिला आयोग में सब पुरुष होंगे। पुरुष आयोग में आप सब महिलाओं को रख दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि महिलाओं की क्या समस्या है, उस समस्या को दूर तो करेंगे पुरुष। महिलाएं तो उसको दूर कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की समस्या है वो तो सबकी। तो उनकी समस्या को पुरुष समझें। अब आपने किया क्या कि हर वर्ग को आपने अविश्वसनीय घोषित कर दिया। महिलाओं की समस्या पुरुष क्या जानेंगे? तो भाई जब पुरुष नहीं जानेंगे महिलाओं की समस्या, तो दूर कौन करेगा? पुरुषों को अगर नहीं पता है महिलाओं की समस्या, तो वो महिलाओं से पूछेंगे कि भाई तुम लोगों की क्या समस्या है, कि समाधान तो पुरुष करेंगे। और आपने यहाँ महिलाओं की समस्याओं का समाधान महिलाओं को दे दिया। दलितों की समस्या का समाधान दलित करेंगे। यह मेरा जो मानना है, यह
अधिकार बता बता कर हम लोगों ने वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया है। यह महत्वपूर्ण बात आज के कोटेशन में है। बाकी तो सारे कोटेशन में चर्चा हुई ही है। समानता, तो इस पर अभी ब्रजेश जी ने भी कहा है और भी लोग अभी कहेंगे। अभी तो पूरा आपके पास समय है, तो इस पूरे और कोटेशंस पर भी और इस विषय पर भी आप अपनी बात रखिए और प्रश्नों का तो प्रश्न भी करिएगा। बस तो मैं आपको इतना ही आज बता करके छोड़ दिया। बाकी के साथी बताएं। बाबा एक प्रश्न है, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। मेरा प्रश्न है, समता और समानता में क्या अंतर है? योग्यता, क्षमता, दक्षता, कुशलता, इनके साथ मेरा विचार ऐसा है कि समान, जो समानता होती है माने समता है। जैसे किसी युद्ध में एक राजा के 4 बेटे हैं, उनमें समता है, समता है। अब उनको अवसर देने की समानता होना चाहिए, और अवसर में समानता होती है, ना कि उनके अधिकारों में। अब जब अवसर देने की बारी आई तो चारों में से किसी युद्ध का नेतृत्व, क्योंकि उनकी दक्षता बराबर है, कुशलता कौशल उनका समान नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की योग्यताएं सबकी बराबर हैं। तो उस हिसाब से अपने दायित्व का आपूर्ति कौन पहले करेगा, ये चुनाव, अवसर चुनाव में, अवसर के चुनाव में हमें चुनौती का जब अवसर मिला है तो उसके चुनाव में कौन आगे रहेगा, इसकी ये समानता। तो समता का ये अधिकार समझ में आता है, समानता समानता नहीं, ये समता का है, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ही दोनों को मिक्स कर दिया गया है, समानता और समता को। तो ये यहाँ समझने की एक आवश्यकता मुझे जान पड़ती है कि समता को अलग रखें और समानता को अलग रखें, क्योंकि समानता जब प्राकृतिक नहीं है तो सामाजिक भी, और हमारे समाज में, राजनीति में, सब में समानता होना आवश्यक है ही नहीं। लेकिन हाँ, समान पदों पर बैठे हुए लोगों को अवसर की समानता होना चाहिए किसी कर्तव्य के निर्वहन में, वो समता का अधिकार है। जी, मेरी यही बात थी, आगे और लोग बताएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछें, या किसी को बात रखनी है। जी अभ्युदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं छोटा सा ये प्रश्न कर रहा हूँ, इसका समाधान या सुझाव माने थोड़ा सा जो ये कंडिका पैरा मतलब 2 है आपका, लिखे हैं राज्य और व्यक्ति का समान व्यवहार हो। तो यहाँ राज्य का तात्पर्य राज्य सरकार से है कि राज्य मतलब एक प्रदेश इकाई, इसका स्पष्ट थोड़ा होना चाहिए। और राज्य के साथ में यदि राज्य है तो राज्य के साथ में व्यक्ति नहीं हो सकता हमारे समझ से, इसमें नागरिक होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। व्यक्ति का संबंध सीधे सीधे विश्व या राष्ट्र से कर सकते हैं, पर्सन का। तो ये राज्य का मतलब है प्रदेश वाले राज्य से है,
कि प्रदेश सरकार से है। ये दूसरा कंडिका दूसरा पढ़िए पैरा, तो उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा जो कोटेशन डाले हैं आप। बताइए भाई, कोई अगर बाबूजी, वो दूसरा जो कोटेशन है उसके लिए पूछ रहे हैं कि वहां व्यक्तियों के स्थान पर क्या नागरिक शब्द होना चाहिए और राज्य का अर्थ क्या लिया जाएगा। और बताइए कोई कुछ। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकते हैं। बाबा मैं कुछ कहता हूँ 1 मिनट में। जी बताइए। बाबा जितने भी सामाजिक रूप से शोषण की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो जानबूझकर न्याय के या अधिकार देने के नाम पर वो जनमानस को फंसाने का काम किया है। जो भी अधिकार और धनी होने की बात करते कि मैं सबको धनी कर दूंगा, मैं कमजोरों को अधिकार दे दूंगा, जहां कमजोर की बात हुई वहीं कमजोर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जहां अधिकार देने की बात हुई वहीं अधिकार छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नागरिक बनकर हम कुछ अधिकार जैसे ही प्राप्त करते, व्यक्ति होने की स्वतंत्रता तुरंत खो देते हैं। तो ये अधिकार, धन, ये देने वाली चीज है ही नहीं। ये मनुष्य के स्वतः प्राप्त करने की चीज है। और जो कोई इसे देने की बात करता है वह वास्तव में साधु वेश में कालनेमी होता है, और वह सीधा सीधा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जितने भी सामाजिक रूप से अधिकार और धन देने की बातें हो रही, वो सारी बातें लूट करने की बातें हो रही। धन्यवाद बाबा। जी बाकी के साथी बताएं। देखिए, अधिकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है सोशल राइट। जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट किसी को दिया नहीं जाता है। फंडामेंटल राइट तो स्वाभाविक रूप से उसको मिला हुआ है। अब राज्य की जिम्मेदारी क्या है इस संबंध में, राज्य का दायित्व क्या है? राज्य का दायित्व फंडामेंटल राइट देना नहीं है। राज्य का दायित्व यह है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट में किसी तरह का उल्लंघन ना हो, बस। कोई उसके स्वतंत्रता में बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है। राज्य की तो इतनी जिम्मेदारी है, बस। राज्य अधिकार देता काहे के लिए है? राज्य अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है। अब रहा सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में राज्य को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अगर राज्य एक से केवल दे दे कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को जो भूखा है हम उसको भूख से मरने नहीं देंगे, मतलब उसके जीवन की सुरक्षा के लिए वो उसका मौलिक अधिकार नहीं है, हम उसको घोषित कर रहे हैं कि अगर उसके मरने की स्थिति आएगी तो हम मरने नहीं देंगे। बस इतना हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बाकी आपको ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत है, आप देते हैं वो आपका स्वैच्छिक कर्तव्य है, वो बाध्यकारी नहीं है राज्य। अब रहा गया सामाजिक अधिकार। तो सामाजिक अधिकार तो समाज देता है, समाज ही उसकी गारंटी देता है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमने लोगों को अधिकार घोषित कर दिया और है हमारे पास कुछ नहीं। किसी आदमी ने कहा कि हमको 1 गज कपड़ा चाहिए, 1 गज कपड़ा आप हमको दे दीजिए हम संतुष्ट रहेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, तुमको हम 10 गज देंगे। और वो कह रहा है कि हमको 1 गज दीजिए, हम कह रहे हैं 10 गज देंगे। ठीक है भाई आप दीजिए, जब होगा तब देंगे। अब ये बताइए क्या प्रश्न हुआ। एक भूखे को एक भूखे को 5 रोटी खाने के लिए चाहिए, भूख मिटाने के लिए, और हमारे पास रोटी है 2। तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है 2 रोटी दे दो हम जिंदा रह जाएंगे। नहीं नहीं, हम तुमको 5 देंगे। 5 रोटी तुमको मिलना तुम्हारा अधिकार है, हम देंगे ना। कब दोगे, कहे जब होगा तब देंगे। ये विचित्र बात है, बताइए आप। यही समस्या की जड़ यही है कि हमने लोगों को अधिकार घोषित कर दिए और देने के पास हमारे पास है नहीं। चलिए आगे बताइए कुछ। ये अधिकार इसीलिए घोषित ही किए जा रहे हैं बाबा की लूट हो। हाँ बताइए तो क्या प्रश्न है इनका ब्रजेश जी। पवनजय जी का प्रश्न है ना। बाबा जी, पवनजय जी कह रहे हैं कि अधिकार इसीलिए दिए जाते हैं ताकि लूट हो। हाँ हाँ, अधिकार दिए नहीं जाते हैं, अधिकार तो खाली घोषित किया जाता है बस। और यह कार्य हमारी समझ से बाबूजी ये कर रहा है जिसे हम लोग प्रबंधक नियुक्त किए हैं अथवा धूर्त प्रतिनिधि मान लेते हैं। ये लोग ये अधिकार की बात ज्यादा बताते हैं कि है इनके पास कुछ नहीं वर्तमान में, लेंगे लोग से समाज से। जो ऐसा आप तीनों अधिकार कह रहे हैं, तीनों अलग अलग हो जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान बहुत हल हो जाएगा। हाँ यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट अलग कर दीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अलग, सोशल अलग। फंडामेंटल राइट जो है वह उसको मिलना बाध्यकारी है राज्य के लिए, ये बाध्यकारी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, और सोशल राइट तो वो दे ही नहीं सकता है, उसके पास उससे कोई मतलब ही नहीं है सोशल राइट से, वो तो समाज देगा। मेरे घर में आग लग गई, मेरा ये अधिकार है, सामाजिक अधिकार,
कि आसपास के लोग आकर के आग बुझावे, ये मेरा सामाजिक अधिकार है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या आप दूसरों के यहाँ आग लगती है तो आप भी कभी जाते हैं उसके यहाँ? तो आप तो कभी जाते नहीं हैं, तो आपके यहाँ आग लगी है तो बुझाने के लिए कौन आएगा? ये दिक्कत पैदा हो रही है। बाबा, ये लूट की प्रक्रिया जो है, हाँ, मुगल काल इस्लाम की से शुरुआत हुई इसकी। इस्लामी साथियों ने यह नारा दिया कि जब हम दूसरे राज्य पे कायम होंगे तो लूट का जो माल होगा वह हिस्सों में डिवाइड होगा, और जितने सैनिक हैं सबको लूट का माल मिलेगा। इससे मानव अधिकार तो बाधित हुए, लूट और बलात्कार का जन्म हुआ, लेकिन यह खूब फलीभूत हुआ। सैनिक जो है इस लूट में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया पे काबिज होते चले गए। उसके बाद जो है इससे भी बड़ा तरीका अपनाया गया। ईसाइयों ने ये बताया कि हम सैनिकों को परमानेंट वेतन देंगे, राज्य जीतने के बाद नहीं, हम आपको अभी से वेतन दे रहे हैं, आप मेरे यहाँ सैनिक रहो। तो वो उनके सत्ता और कायम हुई। आज इस हद तक ये अधिकार देने की, हिस्सा देने की व्यवस्था कायम हो गई है कि अब आदमी सत्ता में आने से पहले बता दे रहा है कि हम आपको राशन देंगे, हम आपको बिजली देंगे, अभी हम राजा बने नहीं हैं, लेकिन आपको देने के लिए हम 4 गज कपड़े की व्यवस्था कर दे रहे हैं, हम तुमको 4 गज कपड़ा देंगे। ठीक है, पहले हमको राजा बनाओ, उसके बाद जो लूटेंगे उसमें से देंगे। कोई और साथी, किसी का कोई प्रश्न है? आचार्य सुनील देव जी लिख रहे हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पूछ लीजिए, नहीं तो समाप्त करिएगा। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। कल का कोटेशन मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। कल 2040 से लेकर के 2049 तक का कोटेशन रहेगा। ठीक है। जी, रॉबिन जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।